हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है इनफोर्सेबिलिटी ऑफ डीपीएसपी। दोस्तों, इसके प्रीवियस वीडियोस में हमने कई सारे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस देखे थे रिगार्डिंग डीपीएसपी, जैसे क्या इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं और क्या रिलेशनशिप है फंडामेंटल राइट्स के साथ। और साथ ही साथ दोस्तों हमने कुछ कॉन्सेप्ट और भी देखे थे, जैसे डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन क्या होते हैं। अ, आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि डीपीएसपी के इन्फोर्सेबिलिटी के बारे में देखेंगे। डीपीएसपी को गवर्नेंस से रिलेट करके भी देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर। दोस्तों, हमारा पहला पॉइंट है कि नो, द डीपीएसपी आर नॉट इन्फॉर्सेबल। सही बात है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है वो इन्फॉर्सेबल नहीं है बाय द कोर्ट्स इन इंडिया, लेकिन फिर भी ये जो है फंडामेंटल माने जाते हैं टू गवर्नेंस एंड आर यूज्ड एज अ गाइड। मैंने पहले भी बताया दोस्तों कि ये गाइडेंस की तरह है फॉर द स्टेट। जब भी स्टेट कोई लॉज या पॉलिसीज लेकर आते हैं तो वो अपने लॉ एंड पॉलिसी को बनाते हैं, एक गाइडेंस की तरह होता है। जो डीपीएसपी एक्ट करता है एज अ फॉर्म ऑफ गाइडेंस फॉर द स्टेट। जैसा कि हम जानते हैं कि डीपीएसपी जो है वो नॉन जस्टिशिएबल है, मतलब उनको इन्फोर्स नहीं कर सकते हैं बाय द कोर्ट्स। डीपीएसपी को मोरल एंड पॉलिटिकल डायरेक्टिव्स भी कहते हैं फॉर द स्टेट। दोस्तों, मोरली जो है इसको स्टेट मानते हैं और एक डायरेक्शंस की तरह है, एक गाइडेंस की तरह है। दोस्तों, इसको जो कोर्ट है वो इन्फोर्स नहीं करते हैं, या कोर्ट जो है वो बाइंडिंग नहीं है इसको इन्फोर्स करने के लिए। डीपीएसपी स्टैटिक नहीं है और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो है इवॉल्व ही होते हैं, नए चैलेंजेस को एड्रेस करते हैं। डीपीएसपी इम्प्लीमेंट किए जाते हैं थ्रू वेरियस लॉज एंड पॉलिसीज। डीपीएसपी को एक चेकलिस्ट की तरह यूज़ किया जाता है फॉर द स्टेट। स्टेट के लिए जब न्यू लॉज एंड स्ट्रेटजीज को बनाए जाते हैं। दोस्तों, वो कौन कौन से आर्ग्यूमेंट्स हैं जो डीपीएसपी को फेवर करते हैं। जैसे डीपीएसपी कैन कीप द गवर्नमेंट इन चेक। दोस्तों, एक गाइडिंग प्रिंसिपल्स की तरह होते हैं, तो गवर्नमेंट काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उनके अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं कि नहीं। तो कहीं ना कहीं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है वो गवर्नमेंट में चेक भी करते हैं। साथ ही साथ दोस्तों डीपीएसपी जो है गवर्नमेंट को मोर अकाउंटेबल बना सकते हैं लोगों के लिए, टू दी पीपल। लेकिन कुछ आर्ग्यूमेंट्स ऐसे भी हैं जो कि डीपीएसपी के बिल्कुल अगेंस्ट हैं। डीपीएसपी को कई बार यूज़ किए जाते हैं बाय फैनेटिक्स। डीपीएसपी जो है वो इम्पोज होते हैं मोरल्स ऑन सिटीजन्स। डीपीएसपी में मेक द सिस्टम टू रिजिड। कहीं ना कहीं सिस्टम थोड़ा सा फ्लेक्सिबल नहीं हो पाते हैं, रिजिड हो जाते हैं। दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट सवाल जो कई बार ये क्वेश्चन अराइज होते हैं कि वेदर an individual can sue the state government or the central government for not following the DPSP। दोस्तों, अगर स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट डीपीएसपी को फॉलो नहीं करते हैं तो क्या होगा। तो दोस्तों, जैसे कि पहले भी कहा गया है कि इन्फॉर्सेबल नहीं है बाय एनी कोर्ट, लेकिन जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो प्रिंसिपल्स को फॉलो करना ये ड्यूटी ऑफ द स्टेट है कि इन सारे प्रिंसिपल्स को अप्लाई किए जाएं जब वो लॉज बनाते हैं। तो इसीलिए अगर हम देखेंगे तो बाय द वर्च्यू ऑफ आर्टिकल 37 नो प्रोविजन ऑफ दिस पार्ट कैन बी मेड इन्फॉर्सेबल। कोई भी प्रोविजन जो है वो इस पार्ट में इन्फॉर्सेबल नहीं है। तो इन प्रिंसिपल्स के बेसिस पे हम अगेंस्ट दी सेंट्रल गवर्नमेंट या दी स्टेट गवर्नमेंट उनके अगेंस्ट नहीं हो सकते हैं, क्योंकि जब दोस्तों वो नॉन जस्टिसेबल है तो आप उसको कैसे मुद्दा बना सकते हो अगेंस्ट द स्टेट गवर्नमेंट या द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो वो अगर उन डायरेक्टिव्स को फॉलो नहीं भी करते हैं तब भी जो है एक तरीके का जो एक्शन है उनके लिए नहीं हो सकता है। इसीलिए कहते हैं कि द नॉन जस्टिसिएबिलिटी ऑफ डीपीएसपी मेक द स्टेट गवर्नमेंट और द सेंट्रल गवर्नमेंट इम्यून फ्रॉम एनी एक्शन अगेंस्ट देम फॉर नॉट फॉलोइंग दिस डायरेक्टिव्स। दोस्तों, दूसरा जो इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि क्या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट रिट जारी कर सकते हैं, जैसे वो मैंडमिस की रिट जारी करते थे अगर स्टेट फॉलो नहीं करते हैं तो क्या दोस्तों कर सकते हैं। तो आपको इसका उत्तर अब पता चल ही गया होगा।
दो जो मतलब होता है मैंडेमस का, उसका मतलब होता है टू कमांड। ये एक ऐसा रिट होता है जो इशू किया जाता है वैसे पर्सन या अथॉरिटी को जो कि किसी ड्यूटी में प्रिस्क्राइब्ड है बाय द लॉ, और इस रिट के जरिए उस अथॉरिटी को कंपेल किया जाता है कि आप अपने कर्तव्यों को, ड्यूटी को करिए। तो दोस्तों जो रिट ऑफ मैंडेमस है वो जनरली इशू होते हैं दो परिस्थितियों में। एक तब होते हैं जब कोई व्यक्ति जो है वो आकर रिट पिटिशन देता है या कोर्ट इटसेल्फ जो है वो मोटो इशू करते हैं, मतलब अपने मोशन को। तो अगर एज पर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स देखा जाए तो कोर्ट के पास ये अथॉरिटी नहीं है कि वो मैंडेमस का रिट इशू करे टू दी स्टेट जब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स फॉलो नहीं किए जाते। क्योंकि दोस्तों आपको तो पहले पता है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल कहीं ना कहीं चेक किए जाते हैं द परफॉर्मेंस ऑफ द गवर्नमेंट, है ना, बट कोर्ट्स इसमें कुछ नहीं कर सकते, कोर्ट के लिए अवेलेबल नहीं है। लेकिन दोस्तों कोर्ट जो है इटसेल्फ वो मोटो एक्शन ले सकते हैं जब ऐसा कोई मैटर आएगा जो बहुत ही अटमोस्ट, कहते हैं ना, अटमोस्ट पब्लिक इंपॉर्टेंस का हो या फिर लार्जेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक को अफेक्ट करने लग जाए, तब जो है कोर्ट उसको कंसिडर करेगी। तो आई होप दोस्तों आप ये बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे कि जो कोर्ट हैं, जुडिशरी सिस्टम है, वो कितना जो है हद तक सॉल्व कर सकते हैं डीपीएसपी के रिगार्डिंग, और सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के क्या मतलब इश्यूज हैं अगर वो डीपीएसपी को फॉलो नहीं कर रहे हैं, उनके प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं, और कौन सा ऐसा केस बनेगा जहाँ पे कोर्ट जो है सो मोटो अपना ले सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको सारे पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हुए होंगे। हमारा नेक्स्ट जो इसी में टॉपिक है वो है डीपीएसपी को गवर्नेंस से रिलेट करके देखा गया है। दोस्तों क्या है कि डीपीएसपी जो है वो गाइडलाइंस है जो गाइड करते हैं इंडियन गवर्नमेंट के गवर्नेंस को एंड पॉलिसी मेकिंग को। ये फंडामेंटल पार्ट है ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और इसका इंटेंशन क्या है, टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल। दोस्तों हमने कई सारे वीडियोस देखे हैं डीपीएसपी से रिलेटेड, इससे पहले भी हमने 3 वीडियोस देखे हैं, और सभी वीडियोस में हमने ये बताया है, खासकर दोस्तों शुरू के जो फर्स्ट सेकेंड वीडियोस थे वहाँ मैंने बताया था कि जो डीपीएसपी है वो क्यों, उसका इंटेंशन क्या है, साफ है कि प्रमोट करना है वेलफेयर ऑफ द पीपल। ठीक है दोस्तों, तो गवर्नेंस के लिए क्या करते हैं, जैसे गाइडिंग करना, है ना, गवर्नमेंट को गाइडिंग करना, जैसे गवर्नमेंट लॉज बनाते हैं, पॉलिसीज बनाते हैं, तो किस तरीके से फ्रेमिंग किया जाए कि वो सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस को प्रमोट करे, एक वेलफेयर स्टेट का फॉर्मेशन करना। तो डीपीएसपी का एम क्या है, एक जस्ट और इजैलिटेरियन सोसाइटी बनाना, जैसे पावर्टी इशू, हंगर इशू, इनइक्वालिटी इशू, इन सबको क्या करना, एड्रेस करना। और साथ ही साथ दोस्तों मैंने ये भी कहा था कि आप इसको मत देखिए कि फंडामेंटल राइट्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर डीपीएसपी है। मैंने पहले भी कहा था कि इन दोनों चीज़ों को गो हैंड इन हैंड होने चाहिए, क्योंकि जो भी प्रोविजंस बनाए गए हैं काफ़ी सोच समझ के बनाए हैं। हम एक को जो है ऊपर दूसरे को नीचे करके नहीं देख सकते हैं, कहीं ना कहीं हमको गो हैंड इन हैंड ही जाना होगा। तो दोस्तों ये जो है लिखा है कि कॉम्प्लीमेंट करना है फंडामेंटल राइट्स को, और डीपीएसपी क्या करते हैं, एक सोशल इकोनॉमिक फ्रेमवर्क देते हैं जो कॉम्प्लीमेंट करते हैं किसको, लीगली इन्फॉर्सिबल फंड। इन दोस्तों कॉम्प्लीमेंट की बात की गई है, कोऑर्डिनेशन की बात की गई है। ठीक है दोस्तों, हम डीपीएसपी के बारे में और अगर अच्छे तरीके से बताएं तो संविधान ने इटसेल्फ ये अफर्म किया है कि जो डीपीएसपी है वो फंडामेंटल है टू द गवर्नेंस ऑफ द नेशन। डीपीएसपी जो है लाइफ गिविंग प्रोविजंस है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और जो पूरा का कॉन्स्टिट्यूशन का स्टफ है वो मेंशन है, फिलॉसफी ऑफ सोशल जस्टिस ये सभी मेंशन है। और दोस्तों इम्प्लीमेंटेशन जो है, प्रिंसिपल्स जो भी लिखे गए हैं पार्ट 4 में, भले ही वो इन्फॉर्सेबल ना हो, लेकिन फिर भी दोस्तों देयर आर लार्ज एंड एक्सेसिव ऑफ लॉज एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज जो रिफ्लेक्ट करते हैं एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ पार्ट 4। तो गवर्नमेंट जो है उसका पूरा ध्यान रखते हैं, गवर्नेंस के लिए काफ़ी ज़्यादा फंडामेंटल है। और दोस्तों कोई भी सरकार जो बनते हैं वो पॉपुलर वोट के बेसिस पे ही बनते हैं, तो कोई भी सरकार नहीं चाहेंगे कि इन प्रिंसिपल्स को इग्नोर किया जाए, क्योंकि पॉलिटी को भी ये अफेक्ट करते हैं। तो ये स्टेट की ड्यूटी होनी चाहिए कि इन प्रिंसिपल्स को हर जितना हो सके दोस्तों जो है लॉज बनाने में अप्लाई करें। दोस्तों आप कुछ पॉलिसीज़ जैसे कि मनरेगा है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, तो कहीं ना कहीं इसको जो अथॉरिटी मिला है वो आर्टिकल 39A से ही मिला है, जिसमें बात किए जाते हैं राइट टू एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड के बारे में। कुछ और भी लॉज हैं जैसे चाइल्ड लेबर
प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986, ये जो है ये भी लाए गए हैं ताकि चिल्ड्रन के प्रोटेक्शन किए जा सके। तो दोस्तों नीतियाँ बनते हैं, कानून बनते हैं और वहाँ भी साफ साफ देखने को मिलते हैं कि डीपीएसपी के प्रिंसिपल्स जो हैं वो फॉलो किए जा रहे हैं। जैसे दोस्तों कई कई सारे ऐसे लॉज बनाए गए हैं, इनैक्ट किए गए हैं ताकि जो आर्टिकल 40 है उनके डायरेक्टिव्स को इम्प्लीमेंट किया जाए। विलेज पंचायत को ऑर्गेनाइज करना, उनको पावर देना, है ना, सेल्फ गवर्नमेंट। और जो पंचायत होते हैं उसको इलेक्ट करते हैं इंटायर एडल्ट पॉपुलेशन इन द विलेज। ये भी कहीं ना कहीं दोस्तों जो वो पावर्स उनको इंडॉव किए जाते हैं ऑफ सिविक एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे कि मेडिकल रिलीफ, मेंटेनेंस ऑफ विलेज रोड, स्ट्रीट्स, टैंक्स, वेल्स, प्रोविजन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, सैनिटेशन। तो ये सभी दोस्तों क्या है, कहीं ना कहीं विलेज पंचायत को ऑर्गेनाइज करना ही है। तो गवर्नमेंट ध्यान दे रहे हैं, कॉटेज इंडस्ट्रीज को प्रमोट कर रहे हैं जो कि एक स्टेट सब्जेक्ट है। सेंट्रल गवर्नमेंट भी कई सारे ऐसे बोर्ड स्टैब्लिश कर रहे हैं जो स्टेट गवर्नमेंट की मदद करते हैं फाइनेंस के मैटर में, मार्केटिंग, इस तरह के मैटर्स में। दोस्तों कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन के ऊपर भी जो है काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है स्टेट्स पे, यूटीज़ में भी। और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाने के लिए, रेस करने के लिए भी, खास करके जो रूरल पॉपुलेशन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है अपने कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को। और भी कई सारे इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, आईआरडीपी, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम एनआरईपी, रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम आरएलईजीपी, ड्राउट प्रोन एरियाज प्रोग्राम डीपीएपी, नेशनल स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम और बहुत सारे स्कीम्स जो हैं गवर्नमेंट लगातार लॉन्च कर रहे हैं और दोस्तों आगे भी करेंगे। और भी कई सारे हमने जो है पॉइंट्स यहाँ पे देखे दोस्तों, जैसे कि सेपरेशन ऑफ द एग्जीक्यूटिव फ्रॉम द जुडिशरी जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसी इम्पोर्टेंस ऑफ डीपीएसपी के साथ हम आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। आगे हम ये भी देखें क्या प्रॉब्लम्स हो रहे हैं इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डीपीएसपी, क्या क्रिटिसिज्म भी है ऑफ द डीपीएसपी। साथ ही साथ दोस्तों हम कई सारे तरह के चैलेंजेस भी देखने वाले हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। इससे प्रीवियस मैंने 3 to 4 वीडियोस बनाए हुए हैं रिगार्डिंग डीपीएसपी। अगर आपको पूरी तरीके से डीपीएसपी को समझना है तो आप उन वीडियोस को गो थ्रू कर लो। उससे पहले के वीडियोस में मैंने 8 to 9 वीडियोस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए भी बनाए हैं और जो पीवाईक्यू है यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछे गए हैं वो भी मैंने पिछले 10 ईयर्स के सॉल्व करवाए हैं। तो अपने कॉन्सेप्ट को थोड़ा क्लियर करने के लिए आप उन सभी वीडियोस को एक बार गो थ्रू कर सकते हो। और दोस्तों मैंने काफ़ी कोशिश की है कि इजी लैंग्वेज में आपको बताने की कोशिश करूं, जो सिंपल लैंग्वेज है उसके थ्रू आपको बताऊं। कई बार बुक्स में सब कुछ लिखे होते हैं बट जब हम उनको पढ़ते हैं तो थोड़ा हमें हार्ड लगता है, लैंग्वेज की वजह से थोड़ा अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाती है। तो अगर आप मेरे लेक्चर्स को गो थ्रू कर लोगे देन आप कोई भी स्टैंडर्ड बुक पढ़ते हो, लक्ष्मीकांत पढ़ते हो या जो भी किताबें स्टैंडर्ड आपको पसंद आते हैं, अगर आप वो पढ़ते हो तो आपको पूरी तरीके से समझ में आएंगे। बट एक बार क्या होता है कि थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंडिंग बन जानी चाहिए। तो अगर आपको मेरा पढ़ाना समझ आता है तो मेरी वीडियोस को एक लाइक ज़रूर करिएगा। साथ ही साथ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।